गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज के इतिहास के इस वर्ग में, जिसमें अध्ययन करेंगे दक्षिण भारत से संबंधित विभिन्न वंश में चोल वंश का मुख्यतः, जहां हम लोग उसके शासक की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कल्याणी के चालुक वंश का भी बात करेंगे। चूँकि मित्रों अभी तक दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है संगम वंश और संगम से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट की, तथा उसके बाद विभिन्न वंश का, जिसमें हम लोग पल्लव वंश से प्रारंभ हुए और धीरे धीरे हम लोग आज पहुंच चुके हैं दक्षिण भारत के इतिहास में कल्याणी के चालुक वंश तक। और उसके बाद हम लोग चोल वंश का बात करेंगे आज, तथा चोल वंश से संबंधित विभिन्न परीक्षा उपयोगी चीज़ों लाइन को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तथा इस तरह से आज दक्षिण भारत के इतिहास में जो भी परीक्षा उपयोगी सामग्री है उसके केंद्र बिंदु को देखते हुए ये अध्याय भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या चीज़ का, तो दक्षिण भारत के इतिहास में एक वंश कल्याणी के चालुक वंश का। किसका बात करते हैं मित्रों हम लोग? कल्याणी के चालुक वंश का। तो हम लोग देखेंगे कल्याणी के चालुक्य वंश को। इससे पहले आप जान लीजिए मित्रों कि इससे पहले वाले क्लास में आपको बताया गया है पल्लव वंश, उसके बाद आपको बताया गया था वातापी के चालुक वंश, फिर बताया गया था वेगी के चालुक वंश, फिर आपको बताया गया था राष्ट्रकूट वंश, फिर आपको आज बताया जाएगा कल्याणी का चालुक वंश और चोल वंश। अगर आप मैप में देखना चाहें तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैप में भारत का जो आज का स्थिति है उसके आधार पे आपको बता दे आपको बता दें कि ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो है बीच वाला जो क्षेत्र है, ये राष्ट्रकूट था जो आपको पढ़ाया जा चुका है। चोल आज पढ़ाएंगे। चोल वही क्षेत्र है जो तमिलनाडु का क्षेत्र था, जहाँ इससे पहले कोई पल्लव रहा करते थे, जो हम लोग पल्लव की बात किए थे। पल्लव वाला जो क्षेत्र था इसी को पराजित करके बाद में यहाँ पे चोल वंश की स्थापना हो जाएगी। और अभी आपको बताया जा रहा है वो है कल्याणी का चालुक्य। किसको बताया जा रहा है? कल्याणी का चालुक्य। ठीक है मित्रों, तो अभी हम लोग बात करेंगे कल्याणी के चालुक पर, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिर चोल पर। ठीक है मित्रों, और पहले बात कर चुके हैं हम लोग, किस पे बात कर चुके हैं मित्रों? तो हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पे वेगी पे। तो हम लोग सबसे पहले बात किए थे पल्लव पे, जैसे आपको बताया गया। उसके बाद वातापी यहाँ पर है। वातापी का चालुक्य पे बात कर चुके हैं। यहाँ पल्लव की बात हम लोग कर चुके हैं, तमिलनाडु वाला क्षेत्र। वातापी चालुक्य की बात कर चुके हैं। वेगी चालुक्य की बात कर चुके हैं। इसके बाद ये बनता है। उसके बाद हम लोग राष्ट्रकूट की बात कर चुके हैं, जो कावेरी वाला क्षेत्र तक है, वहाँ ये युद्ध भी करते हैं, त्रिकोणीय युद्ध होता है। उसके बाद कल्याणी चालुक्य की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग कल्याणी चालुक्य की बात अभी करेंगे, और फिर अंततः हम लोग चोल वंश पे आ जाएंगे। जो चोल की बात करेंगे वही क्षेत्र है जो पल्लव को हरा करके फिर चोल वंश साम्राज्य स्थापित होता है। तो आइए मित्रों, अब प्रारंभ करते हैं दक्षिण भारत में कल्याणी का चालुक वंश, जिसके संस्थापक तैलव II थे। तैलव द्वितीय कल्याणी चालुक्य के संस्थापक हैं, स्थापक है, याद रखिएगा। और इनकी राजधानी मानखेट या बाद में कल्याणी हो जाती है। ठीक है मित्रों, फिर हम लोग बात करते हैं इनके प्रतापी शासक का नाम विक्रमादित्य। इनके प्रतापी शासक का नाम विक्रमादित्य कैमा, तो छठा 6। ठीक है, फिर हम लोग एक अक्षर यहाँ से याद रखेंगे, हिंदू विधि ग्रंथ। हिंदू का जो विधि ग्रंथ है, कानून ग्रंथ है, जिसको मिताक्षरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो जो राइटर थे उनका विज्ञानेश्वर, वो कल्याणी के चालुक वंश से ही संबंधित थे। आपको याद रखना है, मिताक्षरा का लेखक विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक वंश से संबंधित थे, और मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ है। क्लियर है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे चोल वंश का।
तो कल्याणी के चालुक्य से आपको 4 बात ही याद रखना है। इसके संस्थापक तैलभ दो, इसका जो राजधानी है मानखेट या कल्याणी, और इनके प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6, और मिताक्षरा हिंदी विधि ग्रंथ जो है उनका जो राइटर विज्ञानेश्वर है, इसी के शासन काल में इन्हीं के दरबार में रहते थे, इसी समय से संबंधित है। मित्रों अब हम लोग आ जाएंगे चोल वंश। चूंकि चोल का बात हम लोग चोल चेर की बात पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये चोल अब स्थापित हो चुका है एक वंश में, और ये वही क्षेत्र है जहां पल्लव या पार्थियन रहा करते थे, वो तमिलनाडु वाला क्षेत्र, जिसे अब धीरे धीरे चोल साम्राज्य स्थापित करके चोल वंश की स्थापना कर देते हैं। तो हम लोग देखेंगे चोल वंश से संबंधित कॉन्सेप्ट को और चोल वंश से संबंधित फैक्ट को। ठीक है मित्रों, तो हम लोग देखेंगे चोल वंश से संबंधित कॉन्सेप्ट को और चोल वंश से संबंधित फैक्ट को। तो इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर है। ठीक है, इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर है। तंजौर या तंजावुर थी। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसके संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। इसके संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। ठीक है, और इनसे संबंधित कुछ जो शासनकर्ता हैं, शासक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में उससे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखेंगे राजा राज प्रथम, फिर उसके बाद देखेंगे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो राजा राम प्रथम के बारे में बात करते हैं। तो इनके बारे में हम लोग मुख्य फैक्ट देखेंगे। श्रीलंका पर आक्रमण कर महेंद्र पांचवा चोल साम्राज्य में मिलाया था। ठीक है, तो श्रीलंका पर आक्रमण कर महेंद्र पंचम पांचवा चोल साम्राज्य में मिलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम प्रथम ही वो शासक है जो श्रीलंका को भी विजिट कर लिया था। फिर हम लोग आगे वाले लाइन में देखते हैं कि तंजौर में राजेश्वर शिव मंदिर, जो भगवान शिव से संबंधित एक मंदिर है, कहाँ है? तंजौर में है। उसका भी निर्माण राजा राम प्रथम ने ही करवाया था। इसे हम पिछले वाले क्लास में भी बता चुके हैं। अब हम लोग चोल वंश से संबंधित एक और शासक की बात करते हैं, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम बहुत प्रतापी शासक थे चोल वंश के, जहां हम लोग देखेंगे कि इन्होंने महिपाल यानी पाल शासक महिपाल को पराजित करके, हरा करके, विजित करके अपने आप में एक उपाधि धारण किए, जिस उपाधि का नाम है गंगैकोंड चोल। गंगैकोंड चोल याद रखिएगा, कई बार और अलग अलग परीक्षा में पूछा जा चुका है कि उपाधि ली, और गंगैकोंड चोलपुरम को राजधानी इन्होंने बनाया। क्लियर? राजेंद्र प्रथम बहुत प्रतापी शासक थे, जो पाल शासक महिपाल को पराजित करके एक उपाधि धारण करते हैं। उस उपाधि का नाम है गंगैकोंड चोलम, और फिर राजधानी स्थापित करते हैं गंगैकोंड चोलम। और इसी राजधानी में एक तालाब खुदवाते हैं जिसका नाम है चोल गंगम। ठीक है, चोल गंगम तालाब का निर्माण करवाते हैं। और मित्रों, चोल वंश से संबंधित अंतिम शासक हम लोग देखेंगे राजेंद्र तीन। राजेंद्र तृतीया जो है चोल वंश से संबंधित अंतिम शासक होते हैं। तो मित्रों, एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग चोल वंश को, देखते हैं फिर से चोल वंश, ताकि आपको याद रहे। चोल की राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। इसका जो संस्थापक था विजयालय था। प्रमुख शासक में हम लोग 2 शासकों को पढ़ते हैं, राजा राम प्रथम और राजेंद्र प्रथम। राजा राम प्रथम से संबंधित है कि इन्होंने श्रीलंका पे आक्रमण करके श्रीलंका को विजित किया था।
फिर हम लोग देखते हैं कि तंजौर में राजराजेश्वर की एक मंदिर शिव की बनवाते हैं जो आज भी प्रख्यात है। फिर हम लोग राजेंद्र प्रथम से संबंधित कुछ फैक्ट को देखते हैं। तो राजेंद्र प्रथम चोल वंश के सबसे प्रतापी शासक में से एक थे, जो पाल शासक महीपाल को पराजित करके एक उपाधि धारण करते हैं जिसे उस उपाधि का नाम है गंगैकोंड चोलम, और एक राजधानी भी इसी समय स्थापित करते हैं उस क्षेत्र में जिसे कहा है गंगैकोंड चोलपुरम। और यहीं पर उन्होंने एक तालाब खुदवाया, तालाब का निर्माण करवाया, तालाब का नाम रखे चोल गंगम, ठीक है। और इससे संबंधित यानी चोल वंश से संबंधित अंतिम शासक हुए राजेंद्र तृतीय। तो मित्रों, इस तरह से हम लोग चोल वंश को देखें। अब चोल वंश से संबंधित कुछ हम लोग प्रमुख चीज़ देखेंगे जो आज एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बन चुका है, और प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रहने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो आइए उस फैक्ट को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चोल से संबंधित विभिन्न फैक्ट तथा वो फैक्ट जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। मित्रों, ये चोल साम्राज्य आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट बना हुआ है। हाल फिलहाल में भारत के लिए करंट अफेयर्स के रूप में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका था। तो मित्रों, आप इसे देखिए, इसको याद रखिए, इसको समझिएगा। सबसे पहले देखिए चोल से संबंधित कुछ फैक्ट पे, तथ्य पे। तो आप देखेंगे चोल काल से संबंधित कांस्य से निर्मित नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और हमेशा पूछते रहता है कि नटराज की मूर्ति जो है वो किस साम्राज्य से संबंधित है, किस वंश से संबंधित है। तो आपको याद रखना है चोल वंश से संबंधित है। दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोग पढ़े थे। तो जब भी आप परीक्षा दीजिएगा आपको सीधे कटाफ याद आ जाएगा, अच्छा दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ाया गया था। फिर हम लोग बात करते हैं कि इससे संबंधित मुख्य और कौन सा फैक्ट है। तो मित्रों, आज जो हम लोग पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था देख रहे हैं, नगर निगम वाली व्यवस्था, ये चोल साम्राज्य से ही संबंधित है। सबसे पहले विवरण इसका वहीं मिलता है स्थानीय स्वशासन के रूप में। अंतिम व्यक्ति तक के कल्याण और शासन में भाग लेने की जो प्रथा है, जो समझ विकसित है, वो चोल साम्राज्य से ही संबंधित है। तो हम लोग देखते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में कुछ विवरण चोल साम्राज्य में, जिसको दो भागों में बांटा गया था, उर और याद रखिएगा नगरम। दो चीज़ों में बांटा गया था, उर और नगरम। आज भी हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में देखते हैं कि दो तरह का है, नगर निकाय के लिए अलग और पंचायत के लिए अलग, यानी ग्रामवासी के लिए अलग और नगरवासी के लिए अलग। तो माना जाता है कि उर वाला जो क्षेत्र है, उर वाला जो शब्द है ग्राम के लिए यानी पंचायत के लिए, और नगर के लिए नगरम का प्रयोग होता था। मित्रों, तो चोल से संबंधित दो फैक्ट आपको बताया गया कि नटराज मूर्ति चोल से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था वाली जो बात बताए हैं स्थानीय स्वशासन से संबंधित, तो वो भी चोल से संबंधित है। और स्थानीय स्वशासन को दो भाग में बांटा गया था, नाम याद रखना है उर और नगरम। और हम लोग आगे बात करेंगे चोल साम्राज्य में टैक्स 1/3 था। चोल साम्राज्य में टैक्स कितना था? 1/3, मतलब सामान का तीसरा भाग, उपज का तीसरा भाग, अधिशेष का तीसरा भाग, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे चोल साम्राज्य के प्रादेशिक इकाई का, क्योंकि हम लोगों ने जब मौर्य की बात की थी, गुप्त की बात की थी, वैदिक में भी बात की थी, तो उस समय भी टैक्स की बात किए थे। उसी तरह से हम लोग चोल में भी देखेंगे प्रादेशिक इतिहास और उस समय का टैक्स की बात की थी, और उसके बाद हम लोग यहाँ भी टैक्स की बात किए हैं। उसी तरह से उस समय हम लोग प्रादेशिक इकाई की बात किए थे कि कौन सा ग्राम से लेकर के देश तक की बात किए थे, जन से लेकर महाजनपद तक की बात किए थे। उसी तरह से दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य में सबसे छोटी से सबसे बड़ी इकाई तक की बात जब करते हैं तो मंडलम याद रखना है आपको, उसके बाद थेट्टम, उसके बाद नाडु, उसके बाद कुर्रम। 2-4 बार आप पढ़ेंगे और लिख के पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। तो चोल से संबंधित ये फैक्ट आपको याद ही रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें नटराज की मूर्ति है, स्वशासन व्यवस्था जो दो भाग में है उर और नगरम, टैक्स 1/3 और प्रादेशिक इकाई में मंडलम, थेट्टम, नाडु, कुर्रम। मंडलम, थेट्टम, नाडु,
खुर्रम। आप रट जाइए, पढ़ जाइए, समझ जाइए, जैसे भी हो नोट्स में लिखेंगे, 2-4 बार आप देखेंगे और वीडियो को देखेंगे और जिस क्रोनोलॉजी में आपको बताया गया है उम्मीद है कि आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कम से कम एग्जाम में ऑप्शन देख के आप गलत तो नहीं करेंगे मित्रों। तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े थे संगम काल का, संगम वंश, फिर उसके बाद दक्षिण भारत से संबंधित विभिन्न वंश की बात किए थे। और इस तरह से दक्षिण भारत के इतिहास जो परीक्षा उपयोगी केंद्र बिंदु है सामान्य परीक्षा के लिए, वो आज खत्म हो गया। तो मित्रों, हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के और मध्यकालीन इतिहास तक के अध्याय में लगभग सारी चीज़ों को खत्म कर चुके हैं। अब हम लोगों के पास मात्र 2 केंद्र बिंदु परीक्षा उपयोगी रह गया है, जो वैदिक काल के बाद जैसे महाजनपद होता है, निर्माण होता है, उस समय वर्चस्व की लड़ाई में धर्म प्रकट होते हैं और धर्म वर्चस्वशाली हो जाती है। उसी धर्म के समय में 2 टॉपिक है हम लोगों के पास, बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित कॉन्सेप्ट और समझ और तथा उससे जुड़े हुए फैक्ट। तो मित्रों, हम लोग जब इसके बाद बात करेंगे तो हम लोगों के पास 2 ही टॉपिक होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित विश्लेषण तथा जैन धर्म से संबंधित विश्लेषण। उस पर हम लोग अलग से अगले क्लास में बात करेंगे। तो इस तरह से मित्रों, हम लोगों का अध्याय खत्म हो गया, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोगों ने कैसे मुख्य रूप से एक क्रोनोलॉजी में शुरू से अंत तक पढ़ाया और आपको दक्षिण भारत का इतिहास उसी समय एक अलग ढंग से पढ़ाया, ताकि इससे संबंधित सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। मित्रों, टाइम लगेगा, अगर टाइम बचेगा तो कभी बंगाल से संबंधित इतिहास पे भी आपको एक क्लास दे देंगे, ताकि आपका एंसेंट हिस्ट्री का लगभग सारा फैक्ट ही क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम से संबंधित केंद्र बिंदु पर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको सॉल्व कर दे, तथा आपकी एक समझ जो है वो बहुत ही विस्तृत हो जाए एंसेंट हिस्ट्री पे। तो मित्रों, तब तक के लिए आपसे हम कहेंगे कि आप पूरे क्लास को एक बार देखें और मुश्किल से 8 से 10 पेज में आपके पास नोट्स बनेगा। और टोटल क्लास का अगर आप अभी तक देखेंगे तो मुझे लगता है कि 4 से 5 घंटे का अभी तक टोटल क्लास हुआ होगा। तो आप पूरे क्लास को भी एक बार देख लीजिए, और देख चुके हैं तो दोबारा देख लीजिए और फिर उससे संबंधित सारी फैक्ट को लिखिए, और जो हमारे द्वारा बोला जाता है उस चीज़ को भी आप उसके साथ ही उसी जगह कहीं नोट्स कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ताकि परीक्षा के समय रिवीजन करने में आसानी हो जाए। तब तक के लिए मित्रों, आपको धन्यवाद और फिर बाय। मिलेंगे फिर अगले क्लास में बौद्ध और जैन धर्म के इतिहास के साथ। थैंक यू, बाय।